A very good morning to all of you again. Today I will discuss about system components, fuel handling, combustion, and the firing system. I think major portion will be has been covered in a 6M, है ना? आपका बहुत सारा जो इसमें पोर्शन देख रहे हैं, फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम हमने बताया था आपको, कूल हैंडलिंग बताया था, पल्वराइज हैंडलिंग सिस्टम बताया था, कंबशन सिस्टम भी बताया था आपको। ये सारी चीजें हमने थर्मल इंजीनियरिंग गैस डायनेमिक यूनिट 1 में कवर की थी। सिस्टम कंपोनेंट में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो this is the outline about today lecture. General layout of thermal power plant, main and auxiliary components, equipments, stages of the coal equipment process, requirement of the good coal handling plant, pulverized plant, combustion and the firing system. This is the general layout of the thermal power plant. तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स रहते हैं, बॉयलर है जहाँ से कि स्टीम तैयार होती है, सुपर हीट होती है टरबाइन में जाने से पहले, सुपर हीट कॉइल के द्वारा या यहाँ पे गर्म पानी के द्वारा हम इसको स्टीम को और गर्म करते हैं। और उसके बाद टरबाइन में जाने के बाद उसका एक्सपांसन होता है। एक्सपांसन होने के बाद कंडेंसर में जाती है, जहाँ कंडेंसेट होती है लिक्विड फॉर्म में। तो कंडेंसेट जो होती है, कूलिंग टावर से जब पानी आता है तो उसके द्वारा कंडेंसेट की जाती है और फिर गर्म पानी कूलिंग टावर में भेज दिया जाता है। Electric generator, this is the electric generator connected with the turbine. Fuel and air is supplied in the boiler side for the proper combustion of the fuel and air, and the stack is the chimney where the exhaust gases passes through the atmosphere. Cold water is supplying from the cooling tower sides, and the makeup water it is supplying from the sides. Electric generator connected to the turbine where electricity is produced by the electrical manner. Main and auxiliary component, first is the coal handling plant, pulverizing plant, draft fan, boiler, ash handling plant, turbine, condenser, cooling tower and ponds, feed water heater, economizer, superheated and reheated. तो कोल हैंडलिंग प्लांट और पल्वराइजिंग प्लांट के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बता देते हैं। ड्राफ्ट फैन भी आपको बता देंगे, बॉयलर ऑलरेडी हो चुका है, एश हैंडलिंग प्लांट आपको बता देंगे, टरबाइन हो चुका है, कल हमने बताया था आपको, कंडेंसर के बारे में बताया था, कूलिंग टावर हो चुका है, फीड वाटर हीटर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको, इकोनोमाइजर हो चुका है, सुपर हीटेड एंड रीहीटेड जो है ये हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से। और ये आपका है नेक्स्ट स्लाइड, वेरियस स्टेज ऑफ द कोल हैंडलिंग। किस तरीके से कोल जो है थर्मल पावर प्लांट के अंदर आता है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले कोल की डिलीवरी होती है बाहर साइड से, बाहर से बोरे में लद के कोल आता है, उसके बाद उसकी अनलोडिंग की जाती है। यदि वो ट्रक में आ रहा है तो अनलोडिंग की जाएगी, या किसी भी दूसरे मीडियम से आ रहा है तो उसकी अनलोडिंग की जाएगी। उसकी फिर प्रिपरेशन करते हैं, उसको तैयार करते हैं, सुखाते हैं, और मॉइस्चर वगैरह दिए तो उसको निकालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे उसको ले आना है, आउटडोर स्टोरेज जहाँ पे उसको रख सकते हैं वहाँ पे रखते हैं, कवर्ड स्टोरेज जहाँ पे सेफ्टी स्टॉक करना है, जहाँ पे उसको सुरक्षित रखना है वहाँ पे कवर्ड स्टोरेज बनाते हैं। इन प्लांट हैंडलिंग, प्लांट में हैंडलिंग करने के लिए एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ की प्रॉपर अमाउंट में टाइम पे कोल अपने को मिल सके। वेइंग एंड मेजरिंग, उसका वेट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, कम तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू द लोड कंडीशन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं। फर्नेस फायरिंग, आफ्टर द वेइंग एंड मेजरिंग, जहाँ पे भी फायरिंग हो रही है वहाँ पे हम कोयले को भेजते हैं। तो ये स्टेजेस होती हैं कोल हैंडलिंग सिस्टम की। रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है गुड कोल हैंडलिंग प्लांट की? ये प्रॉपर अमाउंट में मिले, मिनिमम मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट रहे, शुड बी रिलायबल, रिलायबिलिटी बनी रहे, सिंपल एंड डिजाइन रहे और उसको इजीली ऑपरेट कर सके, रिक्वायर मिनिमम ऑफ द ऑपरेटिव्स, कम से कम ऑपरेशन उसमें यूज करने पड़े, शुड बी एबल टू डिलीवर रिक्वेस्टेड क्वांटिटी, जहाँ पे भी जितनी भी सपोज लोड फ्लक्चुएट हो रहा है उसके हिसाब से कोल की जो रिक्वायरमेंट है पूरी होती रहे। एंड द मिनिमम वियर इन रनिंग द इक्विपमेंट, जब कभी यदि किसी इक्विपमेंट्स में यदि कोल को हम डाल रहे हैं, ले आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो वेयरिंग अमाउंट है वो कम से कम होना चाहिए ताकि एवरेजन एक्शन कोल पार्टिकल का कम से कम सरफेसेस में हो सके। पल्वराइजिंग प्लांट, अब ये क्या होता है? एक मॉडर्न थर्मल प्लांट में जो पल्वराइजिंग प्लांट है वहाँ पे कोयले को पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं, तो पाउडर फॉर्म में क्रश करते हैं, ग्राउंड करते हैं और छोटे छोटे साइज में लेके आते हैं। और इन अ फर्नेस ऑफ स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर, पल्वराइजिंग इज अ मीन्स ऑफ एक्सपोजिंग अ लार्जर सरफेस एरिया। तो जितनी भी आपका वो रहता है पाउडर फॉर्म में, उसको लार्ज सरफेस एरिया में एक्सपोज करते हैं
and with the presence of the oxygen and consequently helping on the combustion. पल्वराइजिंग मिल्स आर द फर्दर क्लासिफाइड कॉन्टेक्ट मिल होती है, बॉल मिल होती है और इम्पैक्ट मिल होती है। पल्वराइजिंग प्लांट में 3 तरह की मिल होती हैं, कॉन्टेक्ट मिल, बाल मिल का इस्तेमाल किया जाता है और इम्पैक्ट मिल। माइक को प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही कहीं से? जिसका भी माइक चालू है वो माइक को म्यूट कर लें। ओके। ड्राफ्ट सिस्टम, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ड्राफ्ट सिस्टम वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पे कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, या बोलना चाहिए जैसे घरों में आपके एग्जॉस्ट फैन लगे रहते हैं तो वो फोर्स ड्रॉट फैन कहलाते हैं। तो जब भी कभी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना रहता है तो ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और ड्राफ्ट का इस्तेमाल 2 तरीके से किया जाता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, यदि ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रही है, एयर नहीं मिल पा रही है, तो ड्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। उसको हम इंट्रोड्यूस्ड ड्राफ्ट का बोलते हैं या नेचुरल ड्राफ्ट बोलते हैं। और जब कभी गैसेस को बाहर निकालना है, जैसे कि घरों में एग्जॉस्ट फैन लगा है, तो वो भी एक आपका ड्राफ्ट सिस्टम कहलाता है, तो वो फोर्स ड्राफ्ट कहलाता है। तो जब खाना बनता है और स्मोक निकलता है तो उसको बाहर निकालने के लिए ड्राफ्ट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। और उस ड्राफ्ट सिस्टम से गैसेस को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो गैसेस को बाहर निकालने के लिए प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। यदि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो गैसेस बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके ही गैसेस को बाहर निकाला जाता है, और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके ही हम ऑक्सीजन को अंदर ला सकते हैं। तो दैट इज द सर्कुलेशन ऑफ एयर कॉजेड बाय द डिफरेंशियल ऑफ द प्रेशर। तो देयर मे बी ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल ड्रॉट जैसे कि इंट्रोड्यूस्ड ड्रॉट बोलते हैं, सेकंड इज द मैकेनिकल ड्रॉट। तो ये मैकेनिकल ड्रॉट जो है आप देख रहे हैं, मैकेनिकल ड्रॉट है आपका। एस हैंडलिंग प्लांट में आप देखेंगे यहाँ पे कि बॉयलर के अंदर से जो 2 तरह की स्लरी प्रोड्यूस होती है, एक गीली स्लरी और एक आपकी सूखी स्लरी। तो गीली स्लरी को हमने यहाँ पे बॉयलर में जैसे ही स्टीम बनती है और जो कंबशन फ्यूल का होता है, उस कंबशन ऑफ फ्यूल से जो स्लरी बन रही है लिक्विड टाइप की, उसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं बॉटम साइड पे। इसके लिए एस पॉन्ड बनाना पड़ता है। और जब बॉयलर से गैसेस निकलती हैं, एग्जॉस्ट गैसेस और फ्लाई गैसेस साथ में निकलती हैं, तो इकोनोमाइजर में इस्तेमाल होता है उनकी हीट का, कि एग्जॉस्ट गैसेस की हीट का इस्तेमाल कर लें और फ्लाइज की हीट का इस्तेमाल कर लें। आफ्टर द कूलिंग गैसेस एंड फ्लाई गैसेस इज पासिंग टू द ESP, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये डस्ट पार्टिकल वगैरह को रिमूव करता है, और जो भी कूल गैसेस रहती हैं उनको फ्लू गैसेस चिमनी के द्वारा एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो जो फ्लाई गैसेस निकल रही हैं ESP से, उनको साइक्लोन या सीमेंट फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो फ्लाई गैस जैसे कि उड़ने वाली जो भी राख रहती है उसे फ्लाई गैस का नाम देते हैं, और स्लरी मतलब जो गीली रहती है गैस, उसे हम स्लरी का नाम देते हैं। फीड वाटर हीटर यूज करने से, फीड वाटर हीटर से क्या होता है, प्लांट में कभी भी यदि एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें बॉयलर के अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑलरेडी वहाँ पे हॉट वाटर हो। यदि हॉट वाटर रहेगा तो उससे स्टीम प्रोड्यूस करने में ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फीड वाटर हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और फीड वाटर हीटर जो रहता है, स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कितनी स्टीम प्रोड्यूस करनी है वो फीड वाटर हीटर पे डिपेंड करता है। फीड वाटर हीटर कितने लगे हैं और कितना गर्म पानी सप्लाई किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि कोई इम्प्योरिटीज आ रही है तो उनको निकालने का काम भी फीड वाटर हीटर ही करता है। ऑपरेशन मैकेनिज्म की यदि बात करेंगे तो जो कोल है, हमने देखा कि पहले बाहर से लाया जाता है, उसको क्रश करते हैं पाउडर फॉर्म में, उसको बॉयलर के अंदर फीड करते हैं, कंबशन कराते हैं। देन उसके बाद बॉयलर के अंदर पानी से स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम को एक्सपांसन टरबाइन में करते हैं, और सुपर हीटर में ले आके स्टीम को गर्म करते हैं ताकि वो सुपर हीट मैनर में हो जाए। और उस सुपर हीट स्टीम को आपने देखा होगा कि टरबाइन में पास करते हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं, कोल इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड्स and passes through the boiler furnace, and after that when the steam is produced from the boiler sides, combustion of the fuel and heated of the water, converted of the steam is passing through these sides. तो स्टीम जो रहती है सुपर हीट मैनर की रहती है। यदि सुपर हीट की नहीं है तो उसको सुपर हीट कॉइल में बेच के सुपर हीटेड किया जाता है। तो स्टीम विल प्रोड्यूस इन ए सुपर हीटेड मैनर एंड पासिंग इन द टरबाइन। तो टरबाइन में आके इसको एक्सपांसन कराते हैं, और आफ्टर दैट एक्सपांसन होने के बाद यहाँ से जो ब्लेड है वो घूमती हैं और कंडेंसर में उसको लिक्विफाइड फॉर्म में ले आते हैं। एंड जनरेटर से, क्योंकि जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ट्रांसमिशन लाइन से इसको हम ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसफार्मर की तरफ पे जाती है। तो स्टीम जो होती है 3 तरह की टरबाइन में से होकर निकलती है। जो सुपर हीटेड स्टीम रहती है वो हाई प्रेशर टरबाइन में आती है,
और वहाँ से निकलने के बाद जो स्टीम की क्वालिटी रहती है थोड़ी सी लो हो जाती है या बोलना चाहिए उसको रीहीटेड कॉयल में भेजते हैं, और रीहीटेड कॉयल से निकलने के बाद इंटरमीडिएट जो टरबाइन रहती है वहाँ पे हम उसको भेजते हैं। एंड आफ्टर दैट की इंटरमीडिएट टरबाइन से निकलने के बाद स्टीम फिर से लो प्रेशर टरबाइन में जाती है ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से कंडेंस करा के और लिक्विड फॉर्म को यूज़ कर सकें। तो ये ऑपरेशन मैकेनिज्म आपका एक थर्मल पावर प्लांट में काम करता है, जहाँ की हर तरह की यूनिट अपना अपना रोल अदा करती है। जनरेटर की यदि बात करेंगे तो एक्सपांसन होने के बाद टरबाइन में स्टीम निकलने के बाद जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर के थ्रू में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ। तो जो जनरेटर वोल्टेज रहता है जनरली 11 किलोवाट से यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 20 किलोवाट तक मैक्सिमम रहता है। एंड जो जनरल वोल्टेज स्टेप डाउन किया जाता है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है और उसको ऑक्सिलरी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सिंक्रोनाइज जनरेटर लगा हुआ है जो कि बस डक्ट के द्वारा पासिस किया जा रहा है। एंड आफ्टर ऑल वो ट्रांसफार्मर के थ्रू दूसरी जो लाइन रहती है वहाँ पे पास किया जाता है। तो यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर जो रहता है इट इज यूज्ड टू द स्टेप डाउन एंड फॉर द वेरियस पर्पस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंबशन? कंबशन का मतलब क्या होता है? घरों में भी आप कंबशन की प्रोसेस करते हैं लिक्विड मैनर में, गैसेस मैनर में। ये गैस सप्लाई होती है, आप बर्नर में आप लाइटर को स्मोकिंग प्रोसेस जनरेट कराते हैं, वहाँ पे गैस पास होती है और वहाँ पे फायरिंग हो जाती है। तो जब गैस पास होती है फायरिंग होती है और उससे आग लगती है, कंबशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो कंबशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तभी वहाँ पे कोई भी चीज़ गर्म होगी, आपका खाना गर्म होगा। तो फ्यूल इज अ बेसिकली सोर्स ऑफ हीट। The usual method of producing heat from the fuel is by the process of combustion। तो यदि हमें combustion की प्रोसेस करनी है तो फ्यूल को combustion करना पड़ता है और फ्यूल को यूज करके हम combustion की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन, इट इज बिटवीन ऑफ द फ्यूल एंड द ऑक्सीडेंट। ये केमिकल रिएक्शन होती है जो कि फ्यूल और ऑक्सीडेंट के बीच में होती है। तो यहाँ पे आप जो फ्यूल देख रहे हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन और फ्यूल मिलके हीट प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर द कंबशन प्रोसेस। कंबशन के इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं या कंबशन इक्विपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, इफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है कंबशन की? दैट इज द फ्रीली इग्नाइटेड फ्रेश चार्ज। यदि फ्यूल का फ्रेश चार्ज अवेलेबल नहीं रहेगा तो कंबशन इफिशिएंसी डाउन रहेगी। स्टडी कंबशन रहता जरूरी है। एडुकेट कंबशन स्पेस होना जरूरी है। यदि प्रॉपर स्पेस नहीं रहेगा, जैसे आपके घरों में जो गैस स्टोव या बर्नर इस्तेमाल किए जाते हैं इनमें प्रॉपर स्पेस नहीं रहेगा तो खाना गर्म नहीं होगा। क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाई इट शुड बी प्रॉपर। द मेथड ऑफ एयर सप्लाई, किस तरीके से आप एयर को सप्लाई कर रहे हैं। घरों में जो एयर सप्लाई होती है वो नेचुरल तरीके से होती है। कंबशन इक्विपमेंट इंक्लूड द हीटर, ओवन, स्टोव्स, बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसके द्वारा कंबशन की प्रोसेस की जाती है। घरों में माइक्रोवेव ओवन रहते हैं, इमल्शन रॉड रहता है, बर्नर रहता है, फायर प्लेसेस है, ड्रायर्स है, स्टॉकर्स है एंड मैनी मोर। तो कंबशन इक्विपमेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका सिंगल सोर्स ही हो। वो आपको ओवन शेप में हो सकता है, स्टोव हो सकता है, फर्नेस हो सकता है, स्टॉकर्स हो सकता है। ये सारी चीज़ों से कंबशन इक्विपमेंट अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। बेसिक जो रिक्वायरमेंट रहती है कंबशन इक्विपमेंट की वो ये रहती है कि प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए फ्यूल और एयर की। दूसरी जो रिक्वायरमेंट रहती है ऑप्टिमम फ्यूल और एयर रेशियो होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट रहती है रेडी एंड एक्यूरेट रिस्पांस होना चाहिए ताकि हम प्रॉपर तरीके से फ्यूल का कंबशन कर सकें विद रिस्पेक्ट ऑफ द एंड विद द प्रेजेंस ऑफ द एयर। कंटिन्यूस एंड द रिलायबल इग्निशन ऑफ द फ्यूल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि धीमे धीमे फ्यूल बर्निंग प्रोसेस हो रही हो या फ्यूल प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो रहा। तो प्रॉपर तरीके से सप्लाई होने के लिए कंटिन्यूस फ्यूल की सप्लाई होनी चाहिए, एयर प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, प्रैक्टिकल डिस्टिलेशन की प्रोसेस होनी चाहिए और एडिक्वेट कंट्रोल ओवर द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन होनी चाहिए। फायरिंग सिस्टम, द फायरिंग सिस्टम इज मेनली क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। दो तरीके के फायरिंग सिस्टम अप्लाई किए जाते हैं। पहला हैंड फायरिंग है और दूसरा स्टॉकर फायरिंग है। तो हैंड फायरिंग में हाथ से कोयले को लेके और फर्नेस में फीड किया जाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फ्यूल फायरिंग। द कंबशन एफिशिएंसी इज वेरी लो व्हेन द कंपेयर टू द अदर। कंबशन एफिशिएंसी बहुत कम रहती है यदि कंपेयर कर रहे हैं दूसरे मेथड से, क्योंकि ये हैंड फायरिंग सिस्टम है। इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है, ना कोई मैकेनिज्म की जरूरत है। ग्लव्स पहन के कोल को फर्नेस के अंदर डाला जाता है, इसलिए इसका नाम है हैंड फायरिंग। ड्यू टू द लोअर कंबशन एफिशिएंसी इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट। इसकी एफिशिएंसी कम होती है जिसके कारण इसको मॉडर्न थर्मल प्लांट में
इस्तेमाल नहीं करते। 3 तरीके से हैंड फायरिंग की जाती है। एक आप यहाँ पे देख रहे हो टुपर गेट, एक है कॉमन ग्रेट बार, तीसरा है सॉ डस्ट ग्रेट। तो टुपर ग्रेट में कोल फीडिंग जो है कंटिन्यूसली एक साइड से होती है। कॉमन ग्रेट बार में कॉमन प्लेस से जो फ्यूल की है सप्लाई होती है, और सॉ डस्ट ग्रेट से यहाँ जो होल्स बने हुए उनमें से कोल की सप्लाई की जाती है। तो इनका जो साइज रहता है 3 से 12 mm का रहता है, जो आप कोल का साइज देख रहे हैं। और जो ग्रेट बनी रहती है वो कास्ट आयरन बार की बनी रहती है, and used to the support the fuel bed and admit air for the combustion. It is the used for the hand fire grate, and this is a simple method poured into the furnace and no required of the capital investment. It is used for the smaller plant. बहुत ज़्यादा heavy capacity के लिए hand firing का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। The grate area required for an installation depend upon the various factors such as the heating surface, the rate at which it is to be operated, and the type of the fuel burned by it. And another thing is कि यदि कभी कोल को जलाया जाता है या उसमें वेरिएशन किया जाता है एयर का, तो उस हिसाब से कंबशन की प्रोसेस इनिशिएट होती है। इसलिए प्रॉपर अमाउंट में कंबशन इनिशिएट नहीं हो पाता है हैंड फायरिंग सिस्टम में, और इसलिए इसको छोटे प्लांट में, मिनी प्लांट में, जहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा मेगावाट में भी नहीं हो सकते, किलोवाट में ही रहती है, इस कारण से उसका इस्तेमाल छोटे प्लांट में करा जाता है। स्टॉकर फायरिंग इज द प्रेशराइज फॉर्म, कि वहाँ पे पावर ऑपरेटेड करके फ्यूल को फीडिंग किया जाता है, एंड इट इज डन बाय द ग्रेट मीडियम। एंड द स्टॉकर दो तरीके के होते हैं बेसिकली, ओवर फीड स्टॉकर होता है और अंडर फीड स्टॉकर होता है। इट ऑलरेडी डिस्कस इन द थर्मल इंजीनियरिंग सेक्शन सब्जेक्ट। तो कई तरह के स्टॉकर्स होते हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ओवर फीड स्टॉकर्स है, अंडर फीड स्टॉकर्स है। ओवर फीड स्टॉकर्स में आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग ग्रेड स्टॉकर है, स्प्रेडर स्टॉकर है। अंडर फीड में भी आप देखेंगे तो सिंगल रिटोर्ट स्टॉकर है, मल्टी रिटोर्ट स्टॉकर है। ट्रैवलिंग ग्रेड स्टॉकर में देखेंगे तो चेन ग्रेड स्टॉकर है, बार ग्रेड स्टॉकर है। तो इस तरीके से स्टॉकर्स का क्लासिफिकेशन कहता है। तो स्टॉकर जो रहता है प्रेशराइज करके कोल को फीड किया जाता है फर्नेस चैम्बर में। तो वहाँ पे दो तरीके से मिलनी इस्तेमाल होता है, ओवरफीड और अंडरफीड। इनके बारे में डिटेल में ही हम पढ़ेंगे। ओवरफीड स्टॉकर जो होता है आपका फोर्स डॉट फैन के थ्रू होता है, और ओवरफीड स्टॉकर में ऊपर से कोयले को फीड किया जाता है। एंड द फ्यूल बेड रिसीव द फ्रेश कोल ऑन द टॉप सरफेस। ignition zone lies between the green coal and the incandescent coke। जो ignition zone रहता है ग्रीन कोल और incandescent coke के बीच में लाई करता है, ये हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे। The air gets heated up, it is follows through the grate openings. This warm air gets additional heat energy by further passing through a layer of hot gases. This is the diagram जहाँ की आप देख रहे हैं flame it is propagated on the top sides. Here green coal is passing through these sides. Incandescent coke is mixing on the green coal, gases generated and passing through the another side. Great area where the great बोलना चाहिए जो आपकी पोजीशन है, या बोलना चाहिए ग्रेट का जो कंबशन एरिया है वहाँ पे फ्यूल को रखा जाता है। एंड द प्राइमरी इज एयर इज सप्लाई विद द हाइड्रोजन ऑक्साइड द बॉटम साइड। सेकेंडरी एयर इज सप्लाइड विद द CO2, O2, N2 and H2O. This is the supply from the sides, upper sides. Overfeed stalker, different types of the overfeed stalkers. These types of the stalkers are used for the large capacity of the boiler installations where the coal is burned without the pulverization. Without pulverization के यहाँ पे जो स्टॉकर्स में फ्यूल भेजा जाता है ओवरफीड स्टॉकर्स में। ट्रैवलिंग ग्रेड स्टॉकर्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, चेन ग्रेड टाइप के और बार ग्रेड टाइप के। स्प्रेडर स्टॉकर जो भी होता है क्लासिफिकेशन, स्प्रेडर स्टॉकर्स जो है आपके पास इन्वॉल्विंग द थ्रोइंग द कोल यूनिफॉर्मली ऑन द ग्रेड। पूरे ग्रेट एरिया में उसके सरफेस एरिया में यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेडिंग की जाती है, फेंका जाता है। एंड द ग्रेट में बी ऑफ द स्टेशनरी और द मूविंग टाइप। जो ग्रेट है वो दो तरीके के हो सकते हैं, आपका स्टेशनरी तरीके का और मूविंग तरीके का। विद द एयर ओपनिंग्स फॉर एडमिटिंग द एयर, वहाँ पे एयर की ओपनिंग प्रॉपर बनी रहती है। द सिलेक्शन ऑफ द कोल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्प्रेडर स्टॉकर। जो कोल साइज का जो साइज है, कलेक्शन है, वो स्प्रेडर स्टॉकर के लिए बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, या बोलना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पे थ्रोइंग की जा रही है, इसलिए ऐसा कोल वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है जिसकी कि साइज जो है 6 सेंटीमीटर से लेके 36 सेंटीमीटर रहती है।
एंड इट इज़ वाइडली यूज फॉर द स्टीम कैपेसिटी, यहाँ की 9.5 से लेके 50 kg per second तक इस्तेमाल किया जाता है. It can be one a wide variety of the coals from the high ranking bituminous to lignite. यहाँ पे वाइड वैरायटी का जो कोल है इस्तेमाल किया जाता है. हाई रैंकिंग का जो भी कोल है इस्तेमाल किया जाता है बिटुमिनस या लिग्नाइट का. स्प्रेडर स्टॉकर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कोल हॉपर रहता है जहाँ से कि पास किया जाता है. फीडर जो रहता है इधर से सप्लाई होती है. स्प्रेडर जो फैन लगा हुआ है अंदर फर्नेस चैम्बर में जाता है और एयर डक्ट के थ्रू यहाँ से एयर सप्लाई की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ओवर फायर एयर जो रहता है यहाँ से जो फायरिंग है ज़्यादा उसमें अमाउंट में की जाती है. अंडरफीड स्टॉकर जो है इट इज़ बेस्ट सुटेटेड फॉर द बिटुमिनस एंड द सेमी बिटुमिनस कोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नीचे से जो है भेजी जाता है फ्यूल को. फीड इज फीडिंग फ्रॉम द अंडर द नीड द फायर एंड द मूव्स अपवर्ड्स ग्रेजुअली. The air entering through the grate openings come in contact with the raw fuel and the mixes with the volatile matter released from the raw fuel and enter into the combustion chamber. ये इसके सिग्निफिकेंस या फीचर्स रहते हैं कि जो एयर की एंटरिंग है वो ग्रेट सरफेस के एरिया के पास से की जाती है और जो फ्यूल है वो प्रॉपर अमाउंट में मिक्सअप होता है वोलेटाइल मैटर के. इट इज़ रिलीजिंग फ्रॉम द रॉ फ्यूल एंड एंटर इनटू द combustion chamber. This is the principle of the underfeed stockers. Primary air it is supplied from the bottom side. Secondary air is supplied from the top side. Flame which is here generated and the top side as is generated on this sides. Green coal is on this sides with a mixing of the incandescent coal with this sides. This is the mechanism of the underfeed stockers. So already discussed in the thermogenic gas dynamic subject. Pulverizing fuel handling plant where the fuel is pulverized into the powder form. I already discussed. There are the two types, unit system and the central system. This is describing here the unit system where the raw coal bunker it is using on the top side of hopper. Feeder it is supply from this sides through the line. यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व के थ्रू फीडर पे सप्लाई किया था अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और एयर इज सप्लाइंग फ्रॉम दिस साइड्स. दिस इज अ डिवाइस वेयर द अमाउंट ऑफ द फ्यूल एंड एयर विच इज प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिक्सिंग. तो यहाँ पे मिक्सिंग होती है जितनी भी रिक्वायरमेंट है फ्यूल की रिक्वायरमेंट हॉपर से या बंकर से की जाती है और एयर की सप्लाई जो है नीचे साइड से की जाती है. एंड सप्लाई गोइंग इनटू द पल्वराइजर. यहाँ पे एक पल्वराइजर लगा हुआ है जहाँ पे कि इकट्ठा होती हैं चीज़ें और उसके बाद यदि कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसको सेपरेट किया जाता है सेपरेटर के द्वारा. दिस इज सेपरेटर यूज इन दिस साइड्स. तो सेपरेटर इट इज यूज फॉर द सेपरेटिंग ऑफ द इम्प्योरिटीज और द डस्ट पार्टिकल्स. एग्जॉस्ट फैन इज इंस्टॉलिंग इज हियर फॉर द एग्जॉस्टिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल और इम्प्योरिटीज टू द एटमोसफियर. And from the exhaust fan you also have to force the proper amount of the fuel and air into the burner sides where it is required. तो फर्नेस जो लगी है बर्नर पे या बोलना चाहिए फर्नेस की साइड में जो बर्नर लगा है वहाँ पे यदि हम जैसे ही उसको ऑन करते हैं तो वो बोलना चाहिए कंबशन की प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है. और यदि कुछ दूसरी एयर की रिक्वायरमेंट है तो प्रीहीटेड एयर जो है वो अनटिल अनलेस कहीं से भी पास हो रही है तो उसको यहाँ से सेकेंडरी एयर के रूप में सप्लाई किया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड अ यूनिट सिस्टम, नॉट यूजिंग द हाई कैपेसिटी सिस्टम बट यूज इन अ सिंपल टाइप ऑफ सिस्टम. पल्वराइजिंग कोल फायरिंग सिस्टम में जो आपने देखा था वही चीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं. इसका जो मैकेनिज्म है कि किस तरीके से जो कोयला है रॉ मैनर में रहता है उसको सप्लाई क्रशर में किया जाता है जहाँ पे उसकी क्रशिंग होती है पाउडर फॉर्म में. मैग्नेटिक सपोर्टर से यदि कोई पार्टिकल ऐसे लग रहे हैं जो कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो सकता है उसको दूर किया जाता है. कोल ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है, कोल बंकर का इस्तेमाल किया जाता है एंड उसके बाद यूनिट सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम में भेजा जाता है. तो यूनिट सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है और सेंट्रल सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है. यूनिट सिस्टम में आप देख रहे हैं कई नंबर ऑफ यूनिट्स बनी हुई हैं. ये बहुत सारी यूनिट्स बनी हुई हैं जिससे कि जो फ्यूल फायरिंग सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है. तो स्केल इट इज यूजिंग फ्रॉम दिस साइड्स एंड आफ्टर दैट कि जैसे ही कोल यहाँ से पास हो रहा है बंकर के थ्रू उसको पल्वराइज किया जा रहा है यूनिट सिस्टम पे और बर्नर में भेजा जा रहा है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बर्नर्स भी कई तरह के लगे हुए हैं और सेंट्रल सिस्टम में आप देखते हैं कि सिंपल से एक स्केल रहती है एक ही जगह से पास किया जाता है, पल्वराइजर भी एक ही रहता है
और एक सेंट्रल बिन, चूंकि सेंट्रल सिस्टम है तो एक सेंट्रल बिन भी रहेगी इकट्ठा करने के लिए, और उसके बाद उसकी फीडिंग जो है डायरेक्टली यहाँ पे बर्नर में कर दी जाएगी। यहाँ पे जो बिन्स रहती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की रहती हैं, पल्वराइजर के बाद बिन्स लगी रहती हैं जो कि अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग रहती हैं। यहाँ पे सेंट्रल बिन जो लगी हुई है उसको पास किया जाता है फीडर के उसमें साथ में, कि अब आपका जो भी इकट्ठा हो गया पाउडर फॉर्म में जितने भी मटेरियल आ गया है उसको हम फीडर में भेज दें, एंड आफ्टर दैट की बर्नर में पास किया था जितने भी बर्नर लगे हैं वहाँ पे फर्नेस में, वहाँ पे सप्लाई करते हैं ताकि प्रॉपर अमाउंट में इसकी जो कंबशन प्रोसेस है इनिशिएट किया सके। बिन और द सेंट्रल सिस्टम, कोल फ्रॉम द बंकर इज फीड बाय द ग्रेविटी, ये हमने बताया था आपको। ड्राई कोल इज देन ट्रांसफर टू द पल्वराइज मिल, एंड द pulverized coal then moves to a cyclone, and primary air is mixed with the coal at the feeder. Secondary air is supplied separately to the complete combustion. So this is the total circuit diagram in which fan is using here, hot air is using the sides, and the fan is using the sides, conveyor is using the side, primary air fan is using for the feeder purpose, primary air coal is feeding from the sides, burner is installing is the side for the proper amount of the combustion process initiation. Secondary air as per the requirement is passing through the burner, जहाँ की रिक्वायरमेंट होगी वैसे सेकेंडरी एयर को सप्लाई किया जाता है, और फर्नेस पे वहाँ पे कंबशन की प्रोसेस इनिशिएट की जाती है। So this is the central or the bin system where the common type of the fuel system is passing through this manner, and the primary air is supplied to the feeder. Primary air is required for the initiating of the combustion process. This is the central system. तो जो सेंट्रल सिस्टम को आप देख रहे थे बिन सिस्टम को, वो यहीं पे यहाँ पे वही है, रॉ कोल जो बंकर से पास करके फीडर के थ्रू पल्वराइजिंग मिल पे आता है, और पल्वराइजिंग मिल से फिर वो साइक्लोन में जाता है, और साइक्लोन से ये आपका फिर सेंट्रल स्टोरेज बिन या पल्वराइज कोल बर्नर फीडर पे पास किया जाता है, एंड आफ्टर दैट की फर्नेस पे जहाँ पे भी बर्निंग या कंबशन की प्रोसेस हो रही है वहाँ पे सप्लाई करते हैं। दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ द सेंट्रल सिस्टम। प्राइमरी एयर फैन बिफोर द पासिंग थ्रू द burner feeder, it is installed through the draft fan, and the secondary air is supplied as per the requirement कि यदि ज़्यादा आपको combustion initiate process करानी है तो secondary fan ये आपका force draught fan लगा दिया जाता है। तो कभी यदि फ्यूल की आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो इस तरह का एक सिस्टम बना देता है कि अल्टरनेट फ्लू गैसेज फॉर द कोल ड्राइंग पर्पस, और इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कि ड्राइंग ऑफ द कोल इज रिक्वायर्ड, तो इस तरीके से वहाँ पे हीट पास करके कोल को ड्राई किया सकता है। तो दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल सिस्टम। एडवांटेज क्या हो सकते हैं सेंट्रल के, चूंकि अब बिन के यूनिट सिस्टम की कंपैरिजन में सिस्टम थोड़ा काफ़ी अच्छा देखा गया है, यहाँ पे बार बार अलग अलग तरीके से फ्यूल की सप्लाई नहीं की जाती है, तो ये मोर फ्लेक्सिबल रहता है, पहली चीज सिस्टम मोर रिलायबल रहता है, प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी तरीके की एक्सेसिव वियर टाइप की जो आप प्रॉब्लम देख रहे थे वो प्रॉब्लम नहीं आती है। लेबर की कम से कम रिक्वायरमेंट होती है, चूंकि सेंट्रल सिस्टम है इसलिए लेबर की रिक्वायरमेंट कम से कम रहेगी। लो पावर कंजम्पशन रहती है पर टन ऑफ द कोल हैंडल। दिस इज अ टोटल लेक्चर, थैंक यू। इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। Sir, attendance 28.